राम राम दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। हम भी तो करते थे। 26-27 साल की एमबीए लड़की बहू बनाकर लाई हो और उससे उम्मीद करती हो 4-5 साल के बच्चे की तरह जरा जरा बात तुमसे पूछ कर करे। बहुत समय बाद दीदी के घर जाना हुआ। राजीव का केरल तबादला हो गया था, इसलिए इतनी दूर से जम्मू आना आसान नहीं था। जब दीदी के बेटे की शादी हुई थी तब बच्चों की वार्षिक परीक्षा चल रही थी। मैं तब नहीं आ पाई थी और फिर राजीव को भी छुट्टी नहीं थी। मौसी के बिना ही उसके भांजे की शादी हो गई थी। मैं इस बार बहुत सारा चाव मन में लिए मायके ससुराल और दीदी के घर आई। मन में नई बहू से मिलने की चाह सबसे ज़्यादा थी। हमने बड़े जोश और उत्साह से दीदी के घर में पैर रखा। सुना था बड़ी प्यारी है दीदी की बहुरानी, माँ बाप की लाडली और एक ही भाई है, अकेली बहन। दीदी सास बनकर कैसी लगती होगी, यह देखने की मन में बड़ी चाह थी। अक्सर ऐसा होता है कि सास बनकर एक नारी सहज नहीं रह पाती, कहीं कहीं कुछ सख्त हो जाती है, मानो अपनी सास के प्रति दबी घुटी कड़वाहट बहू से बदला लेकर निकालना चाहती हो। बड़ा लाड़ प्यार किया दीदी ने, सिर आंखों पर बैठाया, मगर बहू कहीं नजर नहीं आई मुझे। अरे दीदी, बहुत हो गई आओ भगत, यह बताओ हमारी बहू कहाँ है। मुझे दीदी आंखें चुराती सी लगी। मेरा और राजीव का चेहरा देखकर भी अनदेखा करती हुई सी दीदी पुनः इधर उधर की ही बातें करने लगी। तो राजीव से न रहा गया। उन्होंने कहा, दीदी आप कुछ छिपा तो नहीं रही, कहाँ है बहू और अक्षय? वे हमारे साथ नहीं रहते। बड़े घर की लड़की का हमारे घर में मन नहीं लगा। यह सुनकर हम दोनों अवाक रह गए। बड़े घर की लड़की है मतलब? मैंने कहा, रिश्ता बराबर वालों के साथ नहीं किया था क्या? दीदी चुप थी। जीजाजी की नज़रों में दीदी के लिए नाराजगी साफ नजर आने लगी थी। मुझे अफसोस हुआ सब जानकर। मध्य वर्गीय परिवार है जीजाजी का, जहाँ एक एक पैसा सोच समझकर खर्च किया जाता है। जिस लड़की ने कभी पानी का गिलास उठाकर खुद नहीं पिया, दीदी उससे सुबह 4 बजे उठकर सारा घर संभालने की उम्मीद कर रही थी। हम भी तो करते थे कि तर्ज पर दीदी का तुनकना जीजाजी को और भड़का गया। तुम टाटा बिरला की बेटी नहीं थी जिसके घर में नौकरों की फौज होती है। तुम्हारी माँ भी दिन चढ़ते ही घर की चक्की में पिसना शुरू करती थी और मेरी माँ भी। नौकरानी के नाम पर दोनों घरों में एक एक बर्तन मारने वाली होती थी। तुम्हारा जीवन स्तर हमसे मेल खाता था। पाई पाई बचाकर खर्च करना दोनों ही घरों की आदत भी थी और ज़रूरत भी, इसलिए तुमने निभा लिया। और वह बच्ची भी तो किसी तरह निभा ही रही थी। तभी आवाज़ में उसने मुझसे कहा भी था कि पापा, मुझे रसोई के काम की आदत नहीं है, रसोईया और फुल टाइम नौकर रख लीजिए। 4-5 हज़ार हर महीने में कहाँ से लाती? तो उस घर की लड़की इस घर में क्यों लाई जहाँ नौकरों के नाम पर 20-25 हज़ार हर महीने खर्च किए जाते हैं? रिश्ता और दोस्ती सदा बराबर वालों में ही करनी चाहिए। मैं सदा समझाता रहा, मगर तब तुम्हें लालच था अमीर घर का, तो लड़की न देते हमारे घर में, वही पड़ताल कर लेते हमारे घर की। उन्हें लायक समझदार लड़का मिल रहा था जिसने शादी के 6 महीने बाद ही उनका कारोबार संभाल लिया था। उनकी पड़ताल तो सही थी, उनकी इच्छा पूर्ण हो गई, वे खुश हैं, दुखी तुम हो, कह दनाते हुए जीजाजी उठकर घर से बाहर चले गए। पता चला शादी के 2-3 महीने बाद ही अक्षय नीता को लेकर अलग घर में चला गया था। क्या करता वह? पहले ही दिन से दीदी की बहू से इतनी अपेक्षाएं हो गई थी, जरा जरा बात पर अपमानित होना उसे नागवार गुजर रहा था। अक्षय ने समझाया था माँ को, क्या बात है माँ, अपनी पसंद की बहू लाई और अब वही तुम्हें पसंद नहीं? इस तरह क्यों बात करती हो उससे जैसे वह नासमझ बच्ची हो? 26-27 साल की एमबीए लड़की बहू बनाकर लाई हो और उससे उम्मीद करती हो कि 4-5 साल की बच्ची की तरह जरा जरा बात तुमसे पूछ कर करे। अब तुम्हारा जमाना नहीं रहा जब घर वाले जहाँ बैठा देते थे बेबस बहू वहीं बैठ जाती थी। नहीं बेटा, बेबस वह क्यों होने लगी? बेबस तो मैं हूँ जिसने बेटा पाल पोस कर किसी को सौंप दिया। माँ, कैसी बेसिर पैर की बातें कर रही हो? जीजाजी पल पल जलती में पानी डालने का अथक प्रयास करते रहे थे, मगर आग दिन प्रतिदिन प्रचंड होती चली गई। तुम पीछे की ओर देखकर आगे नहीं बढ़ सकती हो दीदी। जिस काम की उम्मीद तुम बहू से करती रही हो वही तो तुम कम पढ़ी लिखी भी करती रही हो ना। उसका एमबीए करना किस काम आया, जरा सोचो ना। बच्चे कमाते हैं, अगर 5,000 का नौकर अपनी जेब से रख सकते हैं तो तुम्हें उसमें क्या एतराज है? दीदी चुपचाप सुनती मुंह फुलाए बैठी रही। अक्षय और बहू को फ़ोन करो, हम उनसे मिलना चाहते हैं। या तो वे यहाँ चले आए या फिर हमें अपना पता बता दें, हम उनके घर चले जाते हैं। राजीव ने अपना निर्णय सुना दिया। यह सुनते ही दीदी का पारा 7वें आसमान जा पहुंचा। बोली, कोई नहीं जाएगा उनके घर और न ही वह लड़की यहाँ आएगी। देखा राशि, इसका रवैया।
अक्षय बेचारा 2 पार्टों में पिस रहा है। अरे जैसा घर जैसी लड़की तुमने पसंद की, अक्षय ने हाँ कर दी। अब चाहती हो बच्चे साथ साथ भी ना रहें, ये कैसे संभव है? जीना हराम कर दिया है तुमने सबका। ना मुझे उनसे मिलने देती हो, ना उन्हें यहाँ आने देती हो। जीजाजी इकलौती संतान के वियोग में पागल से होते जा रहे थे। सदा अपनी ही चलाने वाली दीदी समझ नहीं पा रही थी कि वे बबूल की फसल बोकर आम नहीं खा सकती। पिछले 7-8 महीने से लगातार इस तनाव ने जीजाजी की सेहत पर भी बुरा असर डाला था। मेज पर दवाओं का ढेर लगा था। मैं अपने घर की समस्या किस किस के पास ले जाऊं? कौन समझाएगा इस औरत को जब मैं ही न समझा सका? नीता हर रोज फोन करके हमारा हालचाल पूछती है। अक्षय ने तो अपना घर भी ले लिया है। दीदी का तमतमाया चेहरा देख राजीव और मैं समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। आज के परिवेश में इतनी सहनशीलता किसी में नहीं रही जो तनाव को पी जाए। तभी राजीव ने इशारा करके मुझे बाहर बुलाया और कुछ समझाया। फिर जीजाजी को भी बाहर बुला लिया। दीदी अंदर बर्तन समेट रही थी। 10 मिनट के बाद मैं अंदर चली आई और राजीव जीजाजी के साथ अक्षय के घर चले गए। कहाँ गए दोनों? विचित्र सा भाव था दीदी की आंखों में। जीजाजी की छाती में दर्द होने लगा है। कितना परेशान हो गए हैं अक्षय की वजह से। राजीव उन्हें डॉक्टर के पास ले गए हैं। मैंने झूठ बोला। सुनकर दीदी घबरा गई मगर बोली कुछ भी नहीं। हर वक्त कलह कलेश हो घर में तो ऐसा होता ही है, इसमें नया क्या है? सहने की भी एक हद होती है। तुम तो रो पीट लेती हो, जीजाजी तो रो भी नहीं सकते। फिर बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा? जानती हो, जवानी में भी आजकल लोगों में सहनशीलता नहीं रही और तुम 60 साल के आदमी से ये आस लगाए बैठी हो क्या तुम्हारी जिद पर अपना बुढ़ापा खराब कर ले वे? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है कि बेकार की जिद छोड़ो और बच्चों से मिलना जुलना शुरू करो। तुम नहीं मिलना चाहती तो जीजाजी को तो मत रोको। अगर दिल का रोग लग गया तो हाथ मलती रह जाओगी दीदी, अकेली रह जाओगी। तब पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। बहू अमीर घर की है, उसका रहन सहन वैसा है तो क्या ये उसका दोष हो गया? अपने जैसे घर की कोई क्यों नहीं ले आई जिसका जीवन स्तर तुमसे मिलता जुलता होता और तुम्हारे मन में भी कोई हीन भावना न आती? दीदी क्या यही सच नहीं है कि तुम बड़े घर की बच्ची को पचा नहीं पाई हो? जो लड़की अपने पिता के काम में सहयोग करके इतना कमा रही थी, उसने तुम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार में शादी को हाँ कर दी सिर्फ इसलिए कि इस घर की सादगी और संस्कार उसे पसंद आ गए थे। अक्षय उसे अच्छा लगा था। और बस करो राशि, तुम भी अक्षय की बोली मत बोलो। दीदी बीच में ही बोल पड़ी। इसका मतलब मैंने भी वही समझा है जो अक्षय को समझ में आया है। नीता एक अच्छी लड़की है, वह तो तुम्हें अपनाना चाहती है, बस तुम ही उसकी नहीं बनना चाहती हो। दीदी कुछ बोली नहीं। तुम दोनों अब बूढ़े हो रहे हो, शरीर कमजोर होगा, तब बच्चों का सहारा चाहिए। बच्चे ना बुलाए तो भी समझ में आता है। तुम्हारे बच्चे सिर आंखों पर बैठाते हैं। आधा घंटा चुप्पी छाई रही। राजीव का फोन आया। उन्होंने कुछ और समझाया मुझे। जीजा जी की छाती में बहुत दर्द हो रहा है क्या? अक्षय को बुला लिया क्या आपने? अच्छा किया, हम भला इस शहर में किसे जानते हैं। मेरा सर कुछ ऊंचा हो गया तो दीदी के भी कान खड़े हो गए। अक्षय को बुला लिया? क्या मतलब? उसे बुलाने की क्या जरूरत थी? दीदी ने पूछा। मैं अवाक रह गई कि दीदी को जीजाजी की तबीयत की चिंता नहीं, अक्षय को क्यों बुला लिया, बस यही प्रश्न किया। मैं हैरान थी कि एक औरत इतनी भी जिद कर सकती है। बहू से नफरत इतनी ज़्यादा कि पति जाए तो जाए, बेटा घर ना आए। मैंने उसी पल ये निर्णय ले लिया कि दीदी की जिद को खाद पानी डालकर एक विशालकाय पेड़ नहीं बनने देना। एक स्त्री का त्रियाहट इतना नहीं बढ़ने देना कि घर ही तबाह हो जाए। दीदी को जीजाजी की पीड़ा समझ में नहीं आ रही तो वही भाषा बोलनी पड़ेगी जिसे दीदी समझे। 2 घंटे बाद स्थिति बदल चुकी थी। अक्षय और नीता हमारे सामने थे। आते ही उसने मेरे और दीदी के पांव छुए। पापा को हल्का दिल का दौरा पड़ा है मम्मी, मौसा जी और डॉक्टर साहब उधर हैं, चलिए आप भी वहाँ। दीदी को हम पर शक था, तभी तो वह सुनकर भी इतनी परेशान नहीं हुई थी। हाँ हाँ चलो दीदी अक्षय के घर, मैंने झट से कहा। अक्षय और नीता अंदर कमरे में चले गए और जब बाहर आए तब उनके हाथ दीदी और जीजाजी के अटैची थी। चलिए मम्मी, पापा को पूरा आराम चाहिए और पूरी देखभाल, जो आप अकेली नहीं कर पाएंगी। चलिए उठे ना मम्मी, क्या सोच रही हैं? पापा को आपकी ज़रूरत है, जल्दी उठिए। अक्षय ने हाथ पकड़कर उठाया और फिर हम सब बाहर खड़ी गाड़ी में आ बैठे। लगभग आधे घंटे के बाद हम अक्षय के घर के बाहर खड़े थे। खुशी के अतिरेक में मेरी आंखें भर आई कि अक्षय इतना बड़ा हो गया है और अपने घर के बाहर खड़ा हमारा गृह प्रवेश करा रहा है। बड़े स्नेह और सम्मान से नीता दीदी को उनके कमरे में ले गई। मम्मी, यह रहा आपका कमरा। नीता का चेहरा संतोष से दमक रहा था। यह आपकी अलमारी, यह बाथरूम, सामने दीवार पर टीवी, और भी आप जो चाहेंगी आ जाएगा। तेरे पापा कहाँ हैं? दीदी का स्वर कड़वा ही था।
वह उधर कमरे में लेटे हैं। डॉक्टर और मौसा जी भी वहीं हैं। तनिक सी चिंता उभर आई दीदी के माथे पर। फिर तुरंत वह उनके पास पहुंच गई। वास्तव में जीजाजी लेटे हुए थे। डॉक्टर उन्हें समझा रहे थे, तनाव से बचिए, आप खुश रहने की कोशिश कीजिए। क्या परेशानी है आपको, ज़रा बताइए ना। आपका बेटा होनहार है, बहू भी इतनी अच्छी है, आपकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, तो फिर क्यों दिल का रोग लगाने जा रहे हैं आप। जीजाजी चुप थे। दीदी की आंखें भर आई थी। शायद अब दीदी को बीमारी का विश्वास हो गया था। राजीव मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुराए। नीता सबके लिए चाय और नाश्ता ले आई। जीजाजी के लिए सूप और ब्रेड। चैन दिख रहा था अब जीजाजी के चेहरे पर। आंखें मूंदे चुपचाप लेटे थे। शुरुआत हो चुकी थी। आशा है परिणाम भी सुखद ही होगा। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।